हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। हम लोगों की क्लास जो नाउन आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और नाउन आइडेंटिफिकेशन से हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आइडेंटिफाई तो नाउन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन नाउन के टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें उसी को लेकर ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। कोशिश करूंगा एक और क्लास बनाने का, ओके, एक और क्लास करवा दूं। जितनी ज़्यादा सेंटेंस करवा दूं उतने ज़्यादा आपके लिए मायने रखेंगे। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उसमें सेंटेंस को मैं धीरे धीरे हार्ड कर रहा हूं, मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। अब यहाँ पाते हैं फर्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल। सेकेंड सेंटेंस अ क्राउड हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। नंबर थर्ड music is the universal language. Number 4 wisdom is better than strength. Number 5 the Titanic must have sunk with 2000 passengers. Number 6 a burnt child dreads the fire. dreads का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। Little Jack Horner sat in a corner. Number 8 Napoleon who was the most famous French dead at Helena. Number 9 a rolling stone gathers no mass. And the last do noble deeds, don't only dream them. यहाँ बीच में कॉमा आएगा। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। कहा गया है द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल। तो हु हैज़ डिसाइडेड? द ज्यूरी, यानी ज्यूरी नाउन है। अब नाउन में कौन सा नाउन होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ज्यूरी क्या होता है? किसी भी केस की जब सुनवाई की जाती है, कोर्ट में हियरिंग की जाती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जजों का एक बेंच गठन किया जाता है। अक्सर सुनते होंगे कि इस केस की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया गया है। कहने का मतलब होता है वहाँ एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं कि किसी एक केस की सुनवाई के लिए या तो 2 जज को अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, या 3 या हाईली 5 भी हो सकते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है जहाँ पे 2 देश केस करते हैं कि हाँ इस देश को यदि मतलब मान सकते हैं इंडिया को किसी देश के साथ प्रॉब्लम है तो वो ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 11, 13, 15 तक जजेस बैठते हैं। फिर ये देखा जाता है कि वो यूनाइटेड मतलब डिसीजन देते हैं कि डिवाइडेड देते हैं, वो नंबर पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में यदि 5 जजेस हैं, उनमें से 3 जज ने किसी की तरफ कह दिया हाँ, तो वो केस जीत जाएगा। ओके, तो ये आपका ध्यान रखता है कि बहुमत पे डिपेंड करता है कि मेजोरिटी किसके पास है। तो ज्यूरी जो है यह क्या होता है? जजों के ग्रुप को कहते हैं। अब ग्रुप कहने का मतलब होता है कलेक्शन। अब कलेक्शन को तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास मैंने बताया था आप लोगों को कि कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, पिछले क्लास में ये सारी बातें बता चुके हैं कि कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू जेल। अब गौर कीजिएगा तो यहाँ जो टू है यह प्रेपोजिशन है। टू क्या है? प्रेपोजिशन। और मैंने यह भी बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जो कुछ बातें यहाँ पे फिर से निकल के आ रही हैं, यदि किसी कलेक्शन का नाम होगा तो हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, पहला बात ये रहा। दूसरी बात मैंने आपको सिखाया था कि प्रेपोजिशन जितने भी होते हैं, प्रेपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यह जेल जो है यह नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। अब नाउन में कौन सा होगा? तो जेल तो बहुत सारे होते हैं, कॉमन सा है, तो ये इसका नाम हो जाएगा कॉमन नाउन। जेल कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। नेक्स्ट आते हैं अ क्राउड हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अब सेंटेंस आते हैं अ क्राउड। अब एक क्राउड, अब क्राउड क्या आता है सो समझिए। क्राउड तो नाउन है, लेकिन नाउन में कौन सा नाउन? तो क्राउड हम लोग क्या कहते हैं कि भीड़ भाड़ में जो मतलब कहीं भीड़ लग जाता है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? क्राउड कह देते हैं। तो क्राउड भी किसका नाम हो गया? कलेक्शन का नाम हो गया। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं और भीड़ भाड़ इलाके में मुझे कोई लेफ्ट कोई राइट कोई आगे पीछे मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं अपने डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग क्राउड कह देते हैं। तो ये हो गया क्राउड, सॉरी क्राउड कहते हैं। ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अ क्राउड हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स।
तो ये प्रॉब्लम्स भी नाउन है, लेकिन नाउन में कौन सा नाउन? तो प्रॉब्लम कई प्रकार के होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ प्रॉब्लम का प्लुरल किया गया है, प्रॉब्लम्स। अब प्लुरल को लेकर क्या सेंस है वो समझिएगा। प्रॉपर नाउन का प्लुरल कर नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन का कर नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का प्लुरल कर नहीं सकते। बचा क्या चीज़ आपका? कलेक्टिव और कॉमन। ध्यान रखिएगा, जो बातें सबको नोट कीजिएगा। प्लुरल कहने का मतलब हुआ आप प्रॉपर नाउन का प्लुरल कर नहीं सकते हैं, क्रॉस। मटेरियल का प्लुरल हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्रॉस। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लुरल हम लोग कर नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया? क्रॉस। अब आपको ध्यान रखिएगा, प्लुरल बनाना रहेगा। यदि प्लुरल पॉसिबल करना रहेगा तो प्लुरल पॉसिबल या तो कॉमन का हो सकता है और या तो कलेक्टिव का। प्लुरल कॉमन और कलेक्टिव में से दोनों में से किसी एक का बन सकता है। अब देखना है प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स जो कहा गया है ये कॉमन है कि कलेक्टिव है। तो सबसे पहली बात, प्रॉब्लम्स किसी कलेक्शन को तो कहा नहीं गया है, तो बच क्या गया? कॉमन, यानी यहाँ कह देते हैं कॉमन नाउन। तो फिर से समझिएगा, अगर मैं बार बार हर जगह बोलता रहता हूँ कि किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब आप कौन सा तरीका अपनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और मेरे अनुसार आपको जो है हर तरीके के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या कह सकते हैं पॉइंट पे निर्भर नहीं रहिए, जितने आ सकते हैं आने दीजिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, म्यूज़िक इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहले बात ये नाउन है, और नाउन में कौन सा हो जाएगा? तो कॉमन, कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। म्यूजिक क्या हो सकता है? म्यूजिक तो नाउन है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे ना, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक है कौन सा नाउन? तो म्यूजिक हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं उसको। हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को फील करते हैं। अब जो भी फील करने वाली बातें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी यह चला गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। आगे आते हैं, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम जो है वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेटर है। विजडम कहने के लिए हमारी जो नॉलेज होती है, इंटेलेक्चुअलिटी होती है, कि हमारी बुद्धिजीविता होती है, मतलब बुद्धिजीवी हम लोग जो नॉलेज गेन करते हैं उसको, तो विजडम को स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेटर माना गया है। अब किसी को कहने का मतलब एक शक्ति है और एक नॉलेज है, कौन सा चाहिए? तो हम लोगों को नॉलेज चूज़ करना चाहिए, शक्ति यानी स्ट्रेंथ के को छोड़ सकते हैं। बात समझे? क्योंकि स्ट्रेंथ से आप नॉलेज को हरा नहीं सकते, लेकिन नॉलेज से आप स्ट्रेंथ को जरूर हरा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी, और यदि आपके पास दोनों हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव बोथ तब तो आप इंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ और आपके पास विजडम है। अब आते हैं यहाँ, इज वर्ब है, हर वर्ब अपना सब्जेक्ट तलाश करता है, तो यह सब्जेक्ट है। फिर मैं वही पैटर्न पे जा रहा हूँ कि आपके पास कितने हथियार है नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, खासकर उसका जो है टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कितने सारे हथियार हैं, कितने सारे तरीके, सारे यूज कर डालिए। अब मैं एक नया तरीका ले रहा हूँ कि इज वर्ब है और वर्ब अपना सब्जेक्ट लिया, तो विजडम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने विजडम को देखकर ही इज लगाया है, यानी विजडम सब्जेक्ट हुआ। अब इसी में समझने वाली बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन, ओके, एनी सब्जेक्ट जो है वो आइदर या तो नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट विल बी आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन तो है नहीं, यानी यहाँ पर विजडम, तो बचा क्या चीज़? नाउन। लेकिन नाउन में है कौन सा नाउन? ध्यान रखिए, अभी मैंने एक अलग तरीका सब्जेक्ट वाला अपना लिया कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन तो है नहीं, बचा क्या चीज़? नाउन, यानी इसको हम लोग नाउन में कह देंगे। अब नाउन में कौन सा नाउन? तो विजडम जो होता है, किसी की जो बुद्धि होती है उससे हम देख नहीं सकते हैं, वो तो एक फील करने वाली बात है। जब किसी से आप बात करते हैं या किसी के बारे में कोई कहानी सुनते हैं, तब आपको पता चलता अच्छा उसमें इतना विजडम था, मतलब इतना वो बुद्धि भरा हुआ इंसान था। तो यह भी हो गया हम लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब स्ट्रेंथ भी नाउन है, ध्यान रखिएगा। विजडम इज बेटर देन वाट, तो वाट का रिप्लाई यह भी क्या हो गया?
नाउन। लेकिन नाउन में कौन सा नाउन? तो स्ट्रेंथ जो है उसे भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। कोई यदि लड़ाई कर रहा है, ध्यान रखिएगा, या किसी को आपने टच किया, तो वो अलग अलग प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीके से फील करते हैं। तो स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे आते हैं, द टाइटैनिक मस्ट हैव संक विद 2000 पैसेंजर्स। अब यहाँ देख लीजिए पैसेंजर्स प्लूरल किया गया है, अब पैसेंजर्स हो गए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। आगे आते हैं, द टाइटैनिक, ध्यान रखिएगा यह भी सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन, इसे कहते हैं नाउन। तो टाइटैनिक नाउन है। अब नाउन में अब ध्यान रखिएगा, जो ही मैंने नाउन लिया टाइटैनिक, तो आपका माइंड एक जगह पे, मतलब किसी एक चीज़ या वस्तु पे जाके आपका माइंड लॉक हो गया होगा। अच्छा सर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पिछले क्लास बताया था, जब कोई भी नाम सुनकर आपका माइंड किसी पर लॉक हो जाता है, अच्छा यही है, मतलब बिल्कुल सेंटर में बात बैठ गया, तो उसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल जब सटीक बात हो जाती है, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। सो टाइटैनिक इज अ प्रॉपर नाउन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, अ बर्ड चाइल्ड ड्रेस द फायर एंड द सब्जेक्ट इज अ चाइल्ड। Bird is adjective, but our subject is child, and we can consider a child as a general name. General name. Child is a name, but it is general name. Whenever I will say a child, you have to find which child. Which child? Which of the children are you talking about? So here, child is a general name. So we can say it is a common noun. So we can say child is a common noun. Okay, child is a common noun. And the next in this sentence we can find a noun, a bird child dress what? And the meaning of dress in Hindi is भाग जाना या डरना, fear जिसे आप कहते हैं। तो a bird child dreads what? Fire. So we get another noun and that is fire. तो fire is a noun, fire is a noun, but we have to find that which type of noun fire is. So always you have to see, always you have feel that whenever you get closer to fire, you can feel that we can feel it. हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। तो फायर जो है वो क्या है, एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फायर कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फायर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेंटेंस है, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। तो ये जो जैक हॉर्नर है, ध्यान रखिएगा, यह तो एक बच्चे का नाम है, यानी यह प्रॉपर नाउन। यह कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये छोटा सा जैक हॉर्नर बैठा कहाँ है? कॉर्नर में, और यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा, आर्टिकल खासकर जो ए और एन लगा हुआ रहेगा आपको, ये हमेशा कॉमन नाउन को देख कर आता है। कॉमन नाउन को आर्टिकल ए और एन जब किसी के पहले लगा हुआ रहता है, तो वो जनरली नहीं, मोस्टली वी कैन से दैट इट विल बी अ कॉमन नाउन। सो हियर corner is a common noun. Okay, and the next sentence, Napoleon, who was the most famous French did at Helena, and we have to focus on French. French is a common noun, because whenever I will say you a French, I met a French, you will ask you will ask which type of French did you see. कहने का मतलब, जब मैं कहूँगा मैंने कोई फ्रेंच देखा है, तो आपका माइंड कहीं पर लॉक नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंच तो बहुत सारे होते हैं। तो मैंने बात कैसा किया? जनरल बात किया। तो मैंने जनरल बात किया, तो सो दैट्स वाई फ्रेंच इज अ कॉमन नाउन। एंड एट हेलेना, ओके, सो डेड एट हेलेना, एट is a preposition. At is a preposition, and we know that preposition follows a noun or pronoun. So here Helena is not a pronoun, it's a noun. Helena is a noun, but what type of noun it is? Helena is. So Helena is a name of place, because we generally know, or we consider it that at is used before the name of place. यानी at का जो यूज़ किया जाता है, ये प्लेस के नाम के पहले किया जाता है। तो हेलेना एक प्लेस का नाम है, ये दैट्स व्हाई इट इज़ पार्टिकुलर। ये हो गए प्रॉपर
नाउन, तो वी कैन कंसिडर इट और वी में कन्फाइंड इट ए प्रॉपर नाउन। आगे कहते हैं नेपोलियन। अब नेपोलियन के बारे में आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यह ऑटोमेटिक हो गए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब कहा जाता है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, तो यहाँ पर आर्टिकल ए है, तो ए किसके लिए आया हुआ है? स्टोन के लिए। और मैंने फिर से कह दिया कि आर्टिकल ए और एन हमेशा कॉमन नाउन को फॉलो करता है, तो स्टोन है कॉमन नाउन, स्टोन कॉमन नाउन। गैदर्स नो मास, तो नो के बाद ध्यान रखिएगा, नो जो है इसके बाद भी एक नाउन का ही यूज़ किया जाता है, तो ये नाउन है। लेकिन मास कौन सा नाउन होगा? या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि हम लोग इससे सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, देख नहीं सकते और देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ लोग क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। सो ये हो गया, मास हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, डू नोबल डिड्स डोंट ओनली ड्रीम देम। अब डू नोबल व्हाट? डू नोबल व्हाट? तो डिड्स, यानी ये हो गए नाउन, बिकॉज इट इज अ रिप्लाई ऑफ व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई नाउन, लेकिन कौन सा नाउन? अब गौर कीजिएगा, तो डिड्स जो है यहाँ पे प्लुरल किया गया। डिड का मतलब होता है काम, हम लोग जो काम करते थे, डिड का प्लुरल हो गया डिड्स हो गया। अब प्लुरल किया गया तो प्लुरल तो दो ही का हो सकता है, या तो कॉमन का या तो कलेक्टिव का। कलेक्टिव तो ये है नहीं, ध्यान रखिएगा। डिड्स तो ये कॉमन हो गए कि कोई भी काम हो सकता है, तो कॉमन नाउन। तो डू नोबल डिड्स नॉट ओनली ड्रीम दैम। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं वो ड्रीम को भी नाउन कह देते हैं। वास्तव में मतलब इन रियलिटी ड्रीम इज नॉट अ नाउन, ओके, इट इज़ अ वर्ब। एंड हाउ कैन आई से दैट? द रीजन इज हियर, if you know simple present tense in negative way, then you have to get a chance to know the structure subject plus do or does plus not plus first form of a verb। यानी कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में do और does not के बाद हम लोग वर्ड का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये डोंट के बाद यही वर्ब है। तो ड्रीम यहाँ पर वर्ब है, ये नाउन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हम लोगों के 10 सेंटेंसेस थे जिसमें हमने फिर से नाउन और उसके टाइप्स को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद एक क्लास हम लोग और करेंगे और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते रहेंगे और इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअल मेथड से, यानी कॉन्सेप्ट के तरीके से सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और आज रक्षाबंधन है, तो उस सबको आप लोगों को बेहद बेहद हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। ओके, अपनी बहनों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच।